नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकृपा क्लासेज के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि जो फर्स्ट पेपर जो अपना रहा है सेकंड ग्रेड जीके का, उस फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जो अपन ने 30 दिवस की जो प्रयोगशाला प्रारंभ करी है, इस प्रयोगशाला के अंतर्गत आपका जो कंप्लीट जो सिलेबस है फर्स्ट पेपर का, वो कंप्लीटली क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको अनफोल्ड करवाया जाएगा, जिससे कि उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो तैयारी है उस तैयारियों में और भी बेहतर चार चांद लग जाएंगे, जिससे कि आपकी जो सफलता है वो जल्द ही क्या हो जाएगी, सुनिश्चित हो जाएगी। तो केवल 30 दिन जुड़े रहिए गुरुकृपा क्लासेस इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, और आपकी जो तैयारी है उस तैयारी को एक बेहतर धार देने का ये सबसे उचित समय है। सबसे पहला जो टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया होगा, वो अपन बात करने वाले ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंतर्गत कि जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका वो है कॉन्टिनेंट एंड ओशन, महाद्वीप और महासागरों से संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं या जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए जो दोनों टॉपिक अपने उन दोनों टॉपिक से अपने इस प्रकार से क्वेश्चन तैयार किए हैं कि उन क्वेश्चनों को जब आप सोल्व कर लेंगे ऑप्शन के साथ, तो आपका जो कंप्लीट ये जो टॉपिक है वो पूरा अनफोल्ड हो जाएगा। चलिए अपन बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने दिया गया है, जिसके अंदर पूछा गया है चतुष्फलक परिकल्पना का संबंध है। जनरली अपन जब बात करते हैं तो पृथ्वी तल के ऊपर जब उच्चावचों की अपन बात करते हैं, तो ये जो पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले जो उच्चावच है, सबसे पहले तो अपन बात कर ले कि भाई उच्चावच अपन कहेंगे किसे। तो पृथ्वी सतही भाग पर पाई जाने वाली ये जो असमानताएं हैं, किसी भी स्थान पर पृथ्वी तल का जो सतही भाग है वो हमेशा सरफेस के रूप में जो समतली रूप में है वो नहीं पाए जाते हैं। उसमें हमेशा कुछ स्थानों पर कुछ भाग ऊपर की ओर उठे हुए और कुछ भाग क्या है, नीचे की ओर धसे हुए, यानी कि अनइवन पाया जाता है। तो इस पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली ये जो असमानताएं हैं, इन्हीं असमानताओं को अपन ने क्या कहा है, उच्चावचीय रिलीफ की संज्ञा दी। अब ये जो उच्चावच है इनको बांटा गया है 3 भागों में। 3 भागों के अंतर्गत फर्स्ट जो आता है वो कहलाते हैं प्रथम श्रेणी के उच्चावच। फर्स्ट वाले जो आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच की संज्ञा दी जाती है। अब जनरली अपन बात कर ले प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच है इनके अंतर्गत शामिल किसको किया जाता है, तो प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच होते हैं इसमें शामिल किया जाता है किसको, इसमें आ जाएगा पर्वत, पठार, मैदान और घाटियां। ये जनरली किसमें शामिल किए जाते हैं, ये शामिल किए जाते हैं प्रथम श्रेणी के उच्चावच, या जिन्हें अपन बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ। सेकंड वाले जो इसमें आते हैं जिन्हें अपन ने कहा है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। सेकंड आते हैं कौन से, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। और द्वितीय श्रेणी के जो उच्चावच है उन द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत शामिल किया जाता है किसको, इसके अंतर्गत जनरली जो अपन बोलते हैं, सॉरी एक थोड़ी सी गलती हो गई, जिसके अंतर्गत अपन जो बात करें भाई प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच है, इन प्रथम श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत शामिल किसको किया जाता है, महाद्वीप एवं महासागर को। किसको शामिल किया जाता है, महाद्वीप एवं महासागर को। किसको शामिल किया जाता है, महाद्वीप एवं महासागर को। और द्वितीय श्रेणी के जो उच्चावच है इसमें किसको शामिल किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है पर्वत, पठार, मैदान को। किसको शामिल किया जाता है, पर्वत, पठार एवं मैदान को। और अगला जो आता है इसमें थर्ड ऑर्डर रिलीफ जिसे अपन बोलते हैं, तीसरा आ जाएगा इसमें अपना तृतीय श्रेणी के उच्चावच। इसमें कौन सा आ जाएगा अपना तृतीय श्रेणी के उच्चावच। और तृतीय श्रेणी के जो उच्चावच है इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है लैंडफॉर्म को, जिसे अपन बोल सकते हैं स्थलाकृतियां। कौन आ जाएगी इसमें, स्थलाकृति। तो पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले जो उच्चावच है कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक तो कौन सा होता है इसमें जनरली प्रथम श्रेणी के उच्चावच, यानी पृथ्वी तल के ऊपर सबसे पहले जिन स्थलाकृतियों के जिन उच्चावचों का निर्माण हुआ वो क्या कहलाएंगे, प्रथम श्रेणी के उच्चावच। इसमें किसको शामिल किया जाता है, महाद्वीप एवं महासागरों को। सेकंड या द्वितीय श्रेणी के जो उच्चावच आते हैं उसमें शामिल किया जाता है पर्वत, पठार एवं मैदान को, क्योंकि इनका जो निर्माण है महाद्वीप और महासागरों के पश्चात हुआ है, तो ये क्या कहलाए, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। और तृतीय श्रेणी के जो उच्चावच होते हैं इनका जो निर्माण हुआ है वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों के ऊपर हुआ है, तो ये क्या कहलाएंगे, तृतीय श्रेणी के उच्चावच। अब जनरली अपन को बात करनी है किसकी, क्योंकि अपना टॉपिक ही क्या है, महाद्वीप एवं महासागर। तो महाद्वीप एवं महासागर जो है पृथ्वी तल के कौन सी श्रेणी के उच्चावच आते हैं, प्रथम श्रेणी के उच्चावच आते हैं। अब इन महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में जो सिद्धांत है वो सिद्धांत के संबंध में अपना क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है चतुष्फलक परिकल्पना का संबंध है। जनरली जब अपन बात करते हैं वेगनर महोदय ने महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति के संदर्भ में जो सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत का नाम क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कौन सा दिया है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत।
तो महाद्वीपीय महासागरों की उत्पत्ति के संदर्भ में जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, इसके प्रतिपादक कौन है? वेगनर मोदे। हैरी हेस की जब बात करते हैं तो इनका जो सिद्धांत माना जाता है वो कौन सा है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। कौन सा है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है ये किनका है? हैरी हेस महोदय का है। केल्विन महोदय की जो अपन बात करते हैं तो केल्विन महोदय ने महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के संदर्भ में किसको प्रभावी माना है? संकुचन को प्रभावी माना है। किसको प्रभावी माना है? संकुचन को प्रभावी माना है। और जब अपन बात करते हैं किसकी? लोथियन ग्रीन महोदय की, तो लोथियन ग्रीन ने जो है कौन सी परिकल्पना दी है? इन्होंने दी है चतुष्फलकीय परिकल्पना। क्या दी है? चतुष्फलकीय परिकल्पना। ये किसकी मानी जाती है? ये मानी जाती है लोथियन ग्रीन महोदय की। तो क्वेश्चन के आधार पर अपना जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इसमें क्या रहने वाला? अपना राइट रहने वाला है। तो चतुष्फलक परिकल्पना जो है किसने दी है? लोथियन ग्रीन ने। जबकि संकुचन को प्रभावी किसने माना है? केल्विन महोदय ने। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसका है? हैरी हेस का। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसका है? वेगनर महोदय का माना जाता है। लोथियन ग्रीन महोदय ने क्या कहा है कि भाई कोई भी यदि कोई गोल वस्तु होती है, यदि वो सिकुड़ती है, उसके तापमान में कमी आने की वजह से यदि वो सिकुड़ती है तो कैसा रूप धारण कर लेती है? एक चतुष्फलक का रूप धारण कर लेती है। और चतुष्फलक वह आकृति होती है जो चार समान आकार के त्रिभुजों के मिलने से उसका क्या होता है? निर्माण होता है कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक इसके पीछे हो जाएगा। तो चार समान आकार के त्रिभुजों के मिलने से निर्मित संरचना क्या कहलाती है? चतुष्फलक। और चतुष्फलकीय परिकल्पना किसने दी है? लोथियन ग्रीन महोदय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सर्वोच्च व न्यूनतम का सही युग्म है। महाद्वीपों की जब अपन बात करते हैं पृथ्वी तल के ऊपर तो 7 महाद्वीप माने गए। उन महाद्वीपों को जब अपन क्षेत्रफल के आधार पर बात करते हैं तो इसमें अपने साथ क्या पूछा गया भाई? एक तो क्षेत्रफल और एक किसके आधार पर? जनसंख्या की दृष्टि से। जब जनरली अपन 7 महाद्वीपों की बात कर लेते हैं तो पहले नंबर का जो महाद्वीप आता है वो कौन सा आता है? एशिया आता है। फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है? एशिया। सेकंड नंबर पे जो महाद्वीप आता है वो कौन सा आता है? अफ्रीका। सेकंड कौन सा आता है? अफ्रीका। थर्ड नंबर की जब अपन बात करते हैं तो थर्ड नंबर पे जो महाद्वीप आता है वो कौन सा आता है? नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ नंबर की जब अपन बात करते हैं तो फिर कौन आता है? साउथ अमेरिका। फिफ्थ नंबर की जब अपन बात करते हैं तो फिर कौन आ जाता है? अंटार्कटिका। कौन आ जाता है? अंटार्कटिका। सिक्स्थ नंबर की जब अपन बात करते हैं तो फिर कौन आ जाता है? यूरोप आ जाता है। और सेवंथ नंबर की जब अपन बात करते हैं तो फिर कौन आ जाता है? ऑस्ट्रेलिया। कौन आ जाता है? ऑस्ट्रेलिया। ये 7 कॉन्टिनेंट अपने। जब इनके अपन क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात किसकी दृष्टि से कर रहे हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जब अपन बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्रफल आता है वो आता है 4.45 करोड़। अफ्रीका महाद्वीप की जब अपन बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप का जो क्षेत्रफल निकल के आता है वो कितना आता है? लगभग 3.97 करोड़। कितना आ जाता है? 3.97 करोड़ आ जाता है। जब अपन नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका का लगभग निकल के आ जाता है कितना? 2.42 करोड़। साउथ अमेरिका की बात करें तो ये आ जाता है कितना? 1.77 करोड़। अंटार्कटिका की जब अपन बात करते हैं तो ये आ जाता है 1.33 करोड़। और यूरोप की जब अपन बात करते हैं ये आ जाता है 1.04 करोड़। और ऑस्ट्रेलिया जो है ये आ जाता है 76.86 लाख वर्ग किलोमीटर। तो बाकी सारे करोड़ में है और ये क्या हो जाएगा? लाख में। तो क्षेत्रफल में पहले स्थान किसका? एशिया का। सेकंड किसका? अफ्रीका का। थर्ड किसका? नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ किसका? साउथ अमेरिका। फिफ्थ कौन हो गया? अंटार्कटिका। सिक्स पे कौन आ गया? यूरोप। और सेवंथ पे कौन आ गया? ऑस्ट्रेलिया। अब जब अपन जनसंख्या की बात कर लेते हैं इसी की कि भाई जनसंख्या की दृष्टि से जब इनका स्थान देखते हैं तो फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? एशिया। सेकंड नंबर पे कौन आता है? अफ्रीका। थर्ड नंबर की जब अपन बात करते हैं तो थर्ड नंबर पे कौन आता है? यूरोप आता है। फोर्थ नंबर की जब अपन बात कर देंगे तो फोर्थ नंबर पे कौन आ जाएगा? नॉर्थ अमेरिका। फिफ्थ पे कौन आ जाएगा? साउथ अमेरिका। और सिक्स्थ नंबर पे कौन आ जाएगा? आपका ऑस्ट्रेलिया। और यदि आप सेवंथ दोगे तो अंटार्कटिका आएगा। बाकी अंटार्कटिका जो है वो कैसा है? एक जन विहीन महाद्वीप माना जाता है। तो अब अपन अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें पूछा गया एक तो किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल। और एक किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से सर्वोच्च और न्यूनतम। तो क्षेत्रफल में पहले स्थान पर कौन सा महाद्वीप आता है? एशिया। जबकि साथ में पूछा गया है जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों में एक तो क्या देखना है अपन को? सर्वोच्च। और एक क्या देखना है अपन को? न्यूनतम देखना है। तो सर्वोच्च में तो चाहे क्षेत्रफल पूछ ले चाहे जनसंख्या पूछ ले, दोनों में कौन आएगा? एशिया। साथ में यदि पूछ ले न्यूनतम, अब न्यूनतम में कौन आया? यदि जनसंख्या की बात करेंगे तब तो कौन आएगा? ऑस्ट्रेलिया। और क्षेत्रफल में भी कौन आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया के साथ जहां पर ऑस्ट्रेलिया अपना मिलेगा ऑप्शन वो अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो है जनसंख्या और क्षेत्रफल का युग्म महाद्वीपों का कौन सा रहेगा? अपना एशिया और ऑस्ट्रेलिया
महाद्वीप रहेगा। तो सेकंड क्वेश्चन में जो अपना राइट आंसर क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गोंडवाना लैंड का अवशेष नहीं है। निम्नलिखित में से चलिए जनरली अपन बात करें कि भाई निम्न में से गोंडवाना लैंड का अवशेष नहीं है, मतलब किसका पूछ रहा है अपने पास कि निम्न में से गोंडवाना लैंड का अवशेष नहीं है। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, अफ्रीका नहीं है, प्रायद्वीपीय भारत नहीं है, या फिर ग्रीनलैंड नहीं है। जनरली पहली बात तो अपन को ये देखना पड़ेगा भाई गोंडवाना लैंड है क्या। तो सबसे पहले आपको एक भूगोलवेत्ता का नाम ध्यान रखना पड़ेगा, और वो भूगोलवेत्ता कौन थे, वेगनर महोदय। वेगनर महोदय ने महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा दिया है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कौन सा दिया है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है इनके अनुसार माना जाता है भाई कार्बोनिफेरस काल से पहले जितने भी पृथ्वी तल पर महाद्वीप थे यानी कि स्थलखंडीय भाग थे वो सारे आपस में जुड़े हुए थे। लेकिन कार्बोनिफेरस काल में क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल और प्लवनशीलता बल या फिर सूर्य और चंद्रमा की ज्वारीय बल की वजह से उन स्थलखंडीय भागों में क्या हुई, गतिशीलता उत्पन्न हुई, और गतिशीलता उत्पन्न होने के परिणामस्वरूप सारे महाद्वीप एक दूसरे से स्थान से टूटना क्या हो गए, प्रारंभ हो गए। लेकिन जब नहीं टूटे थे और उससे पहले जब सारे आपस में जुड़े हुए थे तो उस जुड़े हुए स्थलखंडीय भाग को वेगनर महोदय ने एक नाम दिया, और वो नाम क्या था, पेंजिया। क्या नाम दिया, पेंजिया। और उस समय इस पेंजिया के चारों ओर एक छिछली क्या थी, जल की पट्टी, और इस जल की पट्टी को वेगनर ने क्या नाम दिया, पैंथालासा। क्या नाम दिया, पैंथालासा नाम दिया। अब पूरा स्थलखंडीय भाग तो क्या हो गया, पेंजिया, और पूरा जलीय भाग क्या हो गया, पैंथालासा। लेकिन कार्बोनिफेरस काल में क्या हुआ, ये पेंजिया बीच में से टूट गई। पेंजिया बीच में से क्या हो गई, टूट गई, और जैसे ही पेंजिया बीच में टूटी तो ये पैंथालासा का जलाकर बीच में क्या हो गया, भर गया, और जैसे भरा एक नवीन सागर का निर्माण हुआ, और उस सागर को नाम दिया जाता है क्या, टैथिस सागर। क्या नाम दिया जाता है, टैथिस सागर। अब ये टैथिस सागर क्या कर रहा था, इस पेंजिया को दो भागों में डिवाइड कर रहा था, ये नॉर्थ पेंजिया और ये कौन सी, साउथ पेंजिया। नॉर्थ पेंजिया को वेगनर ने क्या नाम दिया, इसको नाम दे दिया भाई अंगारा लैंड। क्या नाम दे दिया, अंगारा लैंड। और साउथ पेंजिया जो थी इसको दे दिया नाम क्या, गोंडवाना लैंड। क्या नाम दे दिया, गोंडवाना लैंड। अब जनरली इनके जो अवशेष बताए उस समय कि भाई अंगारा लैंड के तो कौन कौन है और गोंडवाना लैंड के कौन कौन है, तो गोंडवाना लैंड के जो अवशेष थे वो कौन था, एक तो साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के साथ एक कौन था, अफ्रीका, अफ्रीका के साथ एक कौन था, मेडागास्कर। कौन था, मेडागास्कर। मेडागास्कर के साथ में कौन था, अंटार्कटिका। कौन था, अंटार्कटिका। और एक इसके अतिरिक्त जो था वो कौन था, प्रायद्वीपीय भारत है, और प्रायद्वीपीय भारत के साथ कौन था, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन, न्यूजीलैंड। कौन था, न्यूजीलैंड। ये तो सारे किसके अवशेष है, गोंडवाना लैंड के। बचा कौन, अंगारा लैंड। अंगारा लैंड के जो अवशेष थे वो कौन कौन थे, एक तो नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के साथ कौन था, एशिया, लेकिन एशिया में किसको, प्रायद्वीपीय भारत को छोड़कर, और एक कौन आता है इसमें, यूरोप आता है। तो ये किसके अवशेष थे, अंगारा लैंड के। और इन्हीं के साथ आ जाता है यहाँ पे कौन, ग्रीनलैंड। कौन आ जाता है, ग्रीनलैंड। तो यहाँ पर पूछ रहा है अपने में क्वेश्चन से क्या, कि निम्न में से कौन सा गोंडवाना लैंड का अवशेष नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का अवशेष है, अफ्रीका गोंडवाना लैंड का अवशेष है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत है गोंडवाना लैंड का, लेकिन क्या नहीं है, ग्रीनलैंड, क्योंकि ग्रीनलैंड जो है वो किसका अवशेष है, अंगारा लैंड का अवशेष माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया अपना, फोर्थ ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्थलाबद्ध देश है, विश्व का सबसे बड़ा स्थलाबद्ध देश है। सबसे पहले तो स्थलाबद्ध देश क्या होता है, ऐसा कोई भी देश या स्थलखंडीय भाग जो चारों ओर से क्या है, स्थल से घिरा हुआ है, यानी कि उसके चारों ओर कहीं पर भी कोई जलीय सीमा नहीं होती है, ऐसा स्थलखंडीय भाग क्या कहलाता है, लैंडलॉक क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछना चाह रहे हैं सबसे बड़ा स्थलाबद्ध देश कौन सा है। जनरली अपन बात करते हैं लाओस लैंडलॉक कंट्री है, जो कहाँ पड़ता है, एशिया महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। बोलीविया कैसा है, लैंडलॉक कंट्री है, जो कहाँ पड़ता है, साउथ अमेरिका में पड़ता है। कजाकिस्तान लैंडलॉक कंट्री है, जो कहाँ पर पड़ता है, मध्य एशिया में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, मध्य एशिया में। उज्बेकिस्तान भी क्या है, लैंडलॉक कंट्री है, जो भी कहाँ पड़ता है, मध्य एशिया में पड़ता है, ठीक है। अब जनरली आपको बात करनी है भाई उज्बेकिस्तान जो है, कौन सा, उज्बेकिस्तान, इसे तो क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है डबल लैंडलॉक्ड कंट्री।
इसे क्या कहा जाता है, डबल लैंड लॉक्ड कंट्री के नाम से इसे जाना जाता है। मतलब ज़्यादा घिरा हुआ है, आगे वाले जो देश है वो भी कैसे इस्लाबद्ध देश है। और यदि आपसे पूछ ले सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री, तो फिर वो कौन सा माना जाता है, वो माना जाता है कजाकिस्तान। ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा क्या है, स्थलाबद्ध देश माना जाता है। और बोलीविया भी लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन बोलीविया की विशेषता आपको क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पर एक झील पड़ती है और उस झील का नाम है क्या, टीटीकाका। कौन सी झील है, टीटीकाका। और टीटीकाका की विशेषता क्या है, ये है विश्व की सर्वोच्च झील। कौन सी है, विश्व की सर्वोच्च मीठे पानी की जो झील है या नौकागम्य या मत्स्य उत्पादन करने वाली जो झील है, कौन सी मानी जाती है, लेक टिटिकाका। कहाँ पड़ती है, बोलीविया में पड़ती है, एंडीज पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। तो डबल लैंडलॉक कंट्री अपना कौन सा हो गया, कजाकिस्तान हो गया। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा लैंडलॉक कंट्री, ऐसा देश या ऐसा स्थलखंडी भाग जो चारों ओर से स्थल से घिरा हो, कहीं पर भी उसकी सीमा जलीय महासागर से नहीं लगती है, वो क्या कहलाएगा, स्थलाबद्ध देश कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एशिया को यूरोप व अफ्रीका से विभाजित करने वाली जलसंधि नहीं है। एशिया को यूरोप व अफ्रीका से विभाजित करने वाली जलसंधि नहीं है। किसको, एशिया को, किससे, यूरोप व अफ्रीका से विभाजित करने वाली जलसंधि नहीं है। सबसे पहले तो जलसंधि होती क्या है, कोई ऐसे स्थलखंडी भाग, जैसे यहाँ पर कोई आइलैंड है और यहाँ पर कोई आइलैंड है, इधर कोई जलराशि है और इधर क्या है, जलराशि है, तो ऐसा संकीर्ण जलीय भाग जो दो जलराशियों को तो क्या करे, आपस में जोड़ दे, लेकिन दो स्थल राशियों को आपस में से क्या कर दे, अलग कर दे, ऐसा संकीर्ण जलमार्ग क्या कहलाता है, जलसंधि या स्ट्रेट कहलाता है। अब जनरली अपन बात करें भाई बाब अल मंडेव, सबसे पहले तो अपन तीनों महाद्वीपों की संरचना बना लेते हैं। इस प्रकार से ये महाद्वीप तो कौन सा पड़ता है, एशिया, ये वाला कौन सा हो गया, अफ्रीका, और यहाँ पर कौन सा पड़ता है, यूरोप। सबसे पहले इसमें जो ऑप्शन दिया गया है अपने पास वो क्या है, बाबल मंडेव। बाबल मंडेव की जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पर तो पड़ता है कौन सा, लाल सागर, और इधर पड़ती है कौन सी, अदन की खाड़ी। इन दोनों को जोड़ने वाली यहाँ पर जो जलसंधि है, इस जलसंधि को कहा जाता है क्या, बाब अल मंडेव। क्या कहा जाता है, बाब अल मंडेव जलसंधि, जिसे आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। और बाब अल मंडेव जो जलसंधि है वो किसको अलग करती है, एशिया को अफ्रीका से क्या करती है, अलग करती है। जबकि इसमें क्या पूछा है, एशिया को यूरोप व अफ्रीका से विभाजित करने वाली जलसंधि नहीं है, यानी कि एशिया को यूरोप व अफ्रीका से विभाजित करने वाली जलसंधि नहीं है। मतलब तीन तो इसमें ऐसी है जो एशिया को किससे अलग करती है, अफ्रीका को और यूरोप से अलग करती है। ठीक है, तो पहली बाब अल मंडेव तो क्या कर रही है, इसको अलग कर रही है। दूसरी कौन सी डालेगी इसमें, बास्फोरस से जलसंधि। बास्फोरस जलसंधि की जब अपन बात करते हैं तो ये जो जलसंधि आती है, यहाँ पर ऊपर सागर पड़ता है एक, कौन सा, काला सागर। कौन सा सागर पड़ता है, काला सागर। और काला सागर के नीचे यहाँ पर एक सागर पड़ता है, कौन सा, जिसका नाम पड़ता है मारमुरा सागर। कौन सा पड़ता है, मारमुरा सागर। तो यहाँ पर तो कौन सा है, मारमुरा, और ये सागर कौन सा है, काला सागर। कौन सा है, काला सागर। इन दोनों के बीच में जो जलसंधि पड़ती है उस जलसंधि का नाम क्या है, बास्फोरस जलसंधि। कौन सी जाती है, बास्फोरस, जो किसको अलग करती है, एशिया को यूरोप से अलग करती है। अगली दी गई है कौन सी, डार्डेनल से जलसंधि। अब यहाँ पर तो है मारमुरा सागर, और यहाँ पर एक सागर पड़ता है जिसका नाम है एजियन सागर। कौन सा है, एजियन सागर। और एजियन सागर और मारमुरा सागर के बीच में ये जो जलसंधि पड़ती है, इस जलसंधि को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है डार्डेनल से जलसंधि। क्या कहा जाता है, डार्डेनल से जलसंधि, जो भी किसको अलग करती है, एशिया को यूरोप से अलग करती है। तो ये भी किसको कर रही है, ये तो अलग कर रही है एशिया को अफ्रीका से। ये किसको अलग करती है, एशिया और यूरोप। ये किसको अलग करती है, एशिया और यूरोप। बची कौन सी, हॉर्मुज। हॉर्मुज जलसंधि जो है यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की ओर ऐसे चलने पर यहाँ पर पड़ती है फारस की खाड़ी और यहाँ पर पड़ती है ओमान की खाड़ी, और इन दोनों को यहाँ पर जो जोड़ने वाली जो जलसंधि है उस जलसंधि को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है हॉर्मुज जलसंधि। क्या कहा जाता है, हॉर्मुज जलसंधि, जो सऊदी अरब को किससे अलग करती है, ये यूएई को ईरान से क्या करती है, अलग, जो दोनों ही किसके भाग है, एशिया के भाग है। तो अपना राइट आंसर क्या रहने वाला है, हॉर्मुज जलसंधि। क्या रहने वाला है, हॉर्मुज। तो ये हो गया अपना इसका राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। भूमध्य सागर की कुंजी कहलाती है, भूमध्य सागर की कुंजी कहलाती है।
इसमें एक तो दिया गया है कौन सा, डेविस जलसंधि। डेविस जलसंधि की जब अपन बात करते हैं तो डेविस जलसंधि जो है वो कहाँ पर आती है। पहली बात तो यदि आपसे पूछ ले अलग किसको करती है, तो डेविस जलसंधि अलग करती है किसको, इधर तो आ जाता है कौन सा, कनाडा, और इधर आ जाता है कौन सा, ग्रीनलैंड। कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग करने वाली जो जलसंधि है वो कौन सी है, डेविस जलसंधि। यदि आपसे यहाँ से जलराशि पूछ ले तो ऊपर में तो पड़ता है कौन सी, बेफिन की खाड़ी। कौन सी पड़ती है, बेफिन की खाड़ी। और नीचे पड़ता है अटलांटिक महासागर का कौन सा, लेब्राडोर सागर। कौन सा पड़ता है, लेब्राडोर सागर। तो इनको कौन सी अलग करती है, डेविस जलसंधि। मैगेलन जलसंधि की बात करोगे तो ये किसको जोड़ती है, ये पहली बात तो जोड़ती है किसको, प्रशांत प्लस अटलांटिक। किसको जोड़ती है, प्रशांत प्लस अटलांटिक को जोड़ती है। लेकिन अलग करने की बात आ जाए तो अलग किसको करेगी, ये करेगी साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका को जो है किससे अलग करती है, ये करती है फोकलैंड द्वीप समूह से। किससे अलग करती है, फोकलैंड द्वीप समूह से। जिब्राल्टर की बात आती है तो जिब्राल्टर किसको जोड़ती है, ये जोड़ती है अटलांटिक को। किससे जोड़ती है, अटलांटिक को जोड़ती है भूमध्य सागर से। किससे जोड़ती है, भूमध्य सागर से। और अलग किसको करेगी, अलग कर देगी यूरोप माइनस अफ्रीका। किसको अलग कर देगी, यूरोप को अफ्रीका से अलग कर देगी। बची कौन सी, यहाँ पर टोरस कर लेना, टोरस जलसंधि। और टोरस जलसंधि जो है ये किसको जोड़ती है, ये जोड़ती है हिंद प्लस प्रशांत को। किसको जोड़ती है, हिंद प्लस प्रशांत को जोड़ती है। और अलग किसको कर देगी, अलग इसके एक तरफ तो कौन आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया। कौन आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया। और एक आ जाएगा इसे कौन सा, पापुआ न्यू गिनी। कौन आ जाता है, पापुआ न्यू गिनी आ जाएगा इसमें। और यदि इसमें भी यदि आप किसकी बात करते हो, यदि हिंद और प्रशांत को भी अलग अलग करना चाहते हो तो इधर तो आ जाता है कौन सा, कोरल सागर। कौन सा आ जाता है, कोरल सागर। और इधर की बात करोगे आप तो इधर कौन सा आ जाएगा, आराफुरा सागर। कौन सा आ जाएगा, आराफुरा सागर। तो इन दोनों को ये क्या करती है, जोड़ती है। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जिब्राल्टर जलसंधि। क्योंकि इसी जलसंधि को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है भूमध्य सागर की कुंजी। क्योंकि जो भूमध्य सागर है वो केवल एक तरफ से किससे जुड़ा हुआ है, अटलांटिक महासागर से, बाकी चारों से क्या इस तरह से गिरा हुआ है। तो अपना राइट आंसर इसमें क्या रहने वाला है, जिब्राल्टर जलसंधि को क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का स्वर्ग कहलाती है। पाकिस्तान का स्वर्ग कहलाती है। इसमें एक तो कौन सी है, इजामीर घाटी, एक कौन सी है, पंजशीर घाटी, एक कौन सी है, स्वात घाटी, और एक कौन सी है, मृत घाटी। सबसे पहले अपन बात कर ले इजामीर घाटी की। तो इजामीर घाटी जो है ये कहाँ पर पड़ती है, ये पड़ती है टर्की में। कहाँ पर पड़ती है, टर्की में। और इजामीर घाटी जो है ये क्यों प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है अफीम के उत्पादन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, अफीम के उत्पादन के लिए। अगली बात करें अपन कौन सी है, पंजशीर घाटी। और पंजशीर घाटी जो है ये कहाँ पर पड़ती है, ये पड़ती है अफगानिस्तान में। कहाँ पड़ती है, अफगानिस्तान। और क्यों प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है ड्राई फ्रूट्स के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, ड्राई फ्रूट्स के लिए। अगली कौन सी है, स्वात घाटी। और स्वात घाटी जो है ये कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है पाकिस्तान में। और इसे कहा जाता है क्या, पाकिस्तान का स्वर्ग। क्या कहा जाता है, स्वर्ग। और स्वात नदी जो है ये स्वात नदी किसकी सहायक है, ये सहायक है सिंधु नदी की। किसकी सहायक है, सिंधु नदी की सहायक है, जो पाकिस्तान का सबसे घना बसा क्षेत्र माना जाता है। तो अपना राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 3 ऑप्शन या सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा अपना राइट। और यदि मृत घाटी की बात करते हो तो मृत घाटी या डेड वैली जो है ये कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है कैलिफोर्निया में। कहाँ पड़ती है, कैलिफोर्निया में। तो मृत घाटी कहाँ पे, कैलिफोर्निया। स्वात घाटी कहाँ पे, पाकिस्तान। पंजशीर घाटी कहाँ पे, अफगानिस्तान की। जमीर घाटी कहाँ पे, टर्की के अंतर्गत। यदि आपसे पूछ ले कौन सी, फरगना घाटी। कौन सी घाटी, फरगना घाटी। तो फरगना घाटी जो है ये कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है मध्य एशिया में। यदि आपसे पूछ ले कौन सी, किंटा घाटी। कौन सी पूछ ले, किंटा घाटी। तो किंटा घाटी जो है ये कहाँ पड़ती है, मलेशिया में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, मलेशिया में पड़ती है। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया इसमें, सी ऑप्शन अपना राइट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, हिमालय प्लस क्युनलुन पर्वत श्रेणी के मध्य अवस्थित पठार है। हिमालय व क्युनलुन पर्वत श्रेणी के मध्य अवस्थित पठार है। कौन सा है, कोरात का पठार है, आर्मेनियन का पठार है, पामीर का पठार है, या फिर कौन सा है, ओजार्क का पठार है। जनरली जब अपन बात करते हैं किन्हीं भी दो पर्वत श्रेणियों के मध्य यदि कोई पठारी भाग विद्यमान होता है तो उस पठारी भाग को कहा जाता है अंतरा पर्वतीय पठार।
क्या कहलाएगा? अंतरा पर्वतीय पठार। अब अंतरा पर्वतीय पठारों की जब अपन बात करते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर पूछा गया हिमालय और कुनलुन पर्वत श्रेणी के मध्य कौन सा पठार अवस्थित है। तो यदि आप कोरात का पठार की बात करते हो तो कोरात का पठार जो है ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है थाईलैंड में। कहाँ पर है? थाईलैंड में। यदि आपसे पूछ ले आर्मेनिया का पठार, तो आर्मेनिया का जो पठार है ये वैसे तो पड़ता है टर्की में, और टर्की में कहाँ पड़ता है? पोंटिक प्लस टोरस पर्वत श्रेणियों के मध्य। पोंटिक और टोरस पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सा पठार आता है? आर्मेनिया का पठार आता है। यदि बात कर ले किसकी? पामीर के पठार की, तो पामीर के पठार के एक तरफ तो कौन आ जाता है? हिमालय, और एक तरफ कौन आ जाता है? कुनलुन आ जाता है। कौन आ जाता है? कुनलुन आ जाता है। तो हिमालय और कुनलुन के बीच में कौन सा पठार आता है? पामीर का पठार। और ओजार्क का जो पठार है ये कहाँ पर आता है? यूएसए के अंतर्गत आता है। कहाँ पर आता है? यूएसए के अंतर्गत आता है। इनके अलावा भी यदि और कुछ पठार की यदि आपसे बात कर ले, जैसे आपसे पूछ ले कौन सा? बोलीविया का पठार। कौन सा पूछ ले? बोलीविया का पठार। तो ये कहाँ पर पड़ेगा? ये पड़ेगा बोलीविया में। कहाँ पर पड़ेगा? बोलीविया में। इसके अतिरिक्त यदि आपसे बात कर ले कि भाई अन्य पठार पूछ ले, जिसमें आपसे पूछ सकता है कौन सा? ईरान का पठार। कौन सा पूछ ले? ईरान का पठार। ईरान का पठार जो है ये कहाँ पर पड़ेगा? ये पड़ेगा एल्ब्रुज, और एल्ब्रुज के साथ कौन सी? जैग्रोस पर्वत श्रेणी। एल्ब्रुज और कौन सी? जैग्रोस पर्वत श्रेणी के बीच में कौन सा पठार आता है? ईरान का पठार आता है। इसी प्रकार यदि आपसे पूछ ले कौन सा? बलूचिस्तान का पठार। कौन सा पूछ ले? बलूचिस्तान का पठार। तो फिर आपको बताना है एक तरफ तो कौन सी आ जाएगी? हिंदुकुश आ जाएगी, और हिंदुकुश के साथ में जो दूसरी आएगी वो कौन सी आ जाएगी? सुलेमान। कौन सी आ जाएगी? सुलेमान पर्वत श्रेणी। तो ये जनरली कुछ मुख्य पठार है जिसमें अपना क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा? पामीर का पठार। और इसी पामीर को पठार को क्या कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड, या फिर बोल दो विश्व की छत की इसे क्या दी जाती है? संज्ञा दी जाती है, क्योंकि विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। जो किस में आता है? ये भाग है किसका भाई? तिब्बत के पठार का। किसका भाग है? तिब्बत के पठार का भाग माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल का उदाहरण है, कौन सा माना जाता है शीत मरुस्थल? सबसे पहले तो मरुस्थल की जानकारी होगी। ऐसा भौगोलिक क्षेत्र या भू आकृतिक क्षेत्र जहां जल या वर्षा की कमी की वजह से वनस्पति का उगना या विकसित होना संभव नहीं होता है, क्या कहलाएगा? शीत मरुस्थल की श्रेणी में आता है। अब जनरली अपन बात करते हैं तो मरुस्थल जो है एक गर्म दशाओं के आधार पर उष्ण प्रकार का हो सकता है, और जहां पर तापमान की कमी पाई जाती है वो कौन सा हो जाएगा? शीत। यानी कि उष्ण कटिबंधों में जो आ जाएगा वो तो क्या कहलाएगा? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। और यदि शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में आ गया तो वो क्या कहलाएगा? शीत कटिबंधीय मरुस्थल कहलाएगा। अब जनरली अपन बात करते हैं अटाकामा मरुस्थल जो है, अटाकामा मरुस्थल कहाँ पड़ता है? चिली में। कहाँ पड़ता है? चिली में। और थोड़ा सा यदि विस्तार की बात करें इसकी तो वो कहाँ पर आ जाएगा? पेरू। अटाकामा मरुस्थल की यदि अपन बात करें तो इसकी विशेषता क्या है? ये माना जाता है विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल। क्या है? विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा माना जाता है? अटाकामा मरुस्थल। इसी अटाकामा मरुस्थल के अंतर्गत एक स्थान आता है, उस स्थान का नाम क्या है? अरिका। और अरिका क्या है? विश्व का सबसे शुष्क स्थान। अरिका क्या है? विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान। और अरिका को ही क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है घोस्ट टाउन, प्रेतों का शहर। क्या कहा जाता है? इसे घोस्ट टाउन की संज्ञा दी जाती है। दूसरा इसमें कौन सा? कालाहारी। और कालाहारी जो मरुस्थल है ये कहाँ पर आता है? ये आता है नामीबिया, और नामीबिया के साथ कौन सा? बोत्सवाना। नामीबिया के साथ कौन सा आता है? बोत्सवाना, यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। और कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? बुशमैन जनजाति निवास करती है। और इसके साथ यहाँ पर जीव कौन सा पाया जाता है? यहाँ पर जीव पाया जाता है शतुरमुर्ग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? शतुरमुर्ग। सहारा मरुस्थल की बात करें तो सहारा मरुस्थल भी कहाँ पर आता है? ये आता है अफ्रीका में। और ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो कौन सा माना जाता है? सहारा मरुस्थल माना जाता है। बच गया कौन सा? पैटागोनिया। और पैटागोनिया जो है ये कहाँ पर आता है? ये आता है अर्जेंटीना में। और ये कौन से कटिबंध में आता है? शीत कटिबंध में। तो अपना राइट आंसर जो रहने वाला है वो क्या होगा? पैटागोनिया मरुस्थल। इसके साथ में यदि आपसे पूछ ले क्या? गोबी का मरुस्थल, वो भी कैसा है? शीत मरुस्थल। इसके साथ में यदि आपसे पूछ ले कौन सा? लद्दाख का मरुस्थल, वो भी कैसा है? शीत मरुस्थल। और इसके साथ में आपसे पूछ ले हिमाचल प्रदेश का कौन सा? कोल्ड डेजर्ट।
कौन सा? कोल्ड डेजर्ट। ये भी कैसा है? शीत मरुस्थल का उदाहरण माना जाता है। बाकी सारे मरुस्थल कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों की श्रेणी में आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत व श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि है। भारत व श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि है, कौन सी मानी जाती है भारत व श्रीलंका को अलग करने वाली? 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि या फिर 9 डिग्री चैनल। सबसे पहले यदि अपन बात करें 10 डिग्री चैनल की, तो 10 डिग्री जो चैनल है वो किसको अलग करता है? तो ये अलग करता है, एक तरफ तो इसके कौन आ जाता है? लिटिल अंडमान आ जाता है। कौन आ जाता है? लिटिल अंडमान। और एक किसको अलग करता है? ये अलग करता है कार निकोबार को। लिटिल अंडमान और कार निकोबार को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल, या फिर सीधा भी बोल सकते हो अंडमान को निकोबार से विभाजित कौन सा चैनल करता है? 10 डिग्री चैनल करता है। 8 डिग्री चैनल की बात करते हैं, तो 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? ये अलग करता है मालदीव को मिनिकोय से। किससे अलग करता है? मालदीव को मिनिकोय से अलग करने वाला चैनल कौन सा है? 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल की बात करते हैं, तो ये किसको अलग करता है? ये अलग करता है मिनिकोय को लक्षद्वीप से। किससे अलग करता है? मिनिकोय को लक्षद्वीप से क्या करता है? अलग करता है। और बच गया कौन सा? पाक जल संधि। ये किसको अलग करती है? ये अलग करती है भारत को श्रीलंका से। किससे अलग करती है? भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली जो जलराशि है वो कौन सी मानी जाती है? पाक जल संधि, जिसमें भारत का तो कौन पड़ता है? तमिलनाडु वाला भाग पड़ता है, और श्रीलंका का कौन सा पड़ता है? जाफना प्रायद्वीप पड़ता है। तो राइट आंसर अपना क्या हो गया इसमें? सी ऑप्शन इसमें अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी एशिया की डेन्यूब कहलाती है। दक्षिणी पूर्वी एशिया की डेन्यूब कहलाती है। सबसे पहली बात तो डेन्यूब नदी जो है वो कहाँ पर बहती है? यूरोप महाद्वीप में। और कितने देशों से बहती है? ये बहती है 10 देशों से। तो विश्व में सर्वाधिक देशों से बहने वाली नदी यदि कोई सी है तो वो कौन सी है? डेन्यूब है। अब उसी की तर्ज पर क्या पूछ रहा है? दक्षिणी पूर्वी एशिया की डेन्यूब कहलाती है। चाओ फ्राया की बात करते हैं, तो चाओ फ्राया जो नदी है ये कहाँ पर बहती है? ये बहती है थाईलैंड में। कहाँ बहती है? थाईलैंड में। और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है थाईलैंड की राइन नदी। क्या कहा जाता है? थाईलैंड की राइन। किसे कहा जाता है? चाओ फ्राया को। यांगटी शिक्यांग की बात करते हैं, तो यांगटी शिक्यांग जो है ये कहाँ पर बहती है? चीन में। और एशिया की क्या है? सबसे लंबी नदी। एशिया की क्या है? सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी मानी जाती है? यांगटी शिक्यांग मानी जाती है। सबसे लंबी कौन सी होगी? यांगटी शिक्यांग हो गई। ठीक है। मेकांग नदी की बात करते हैं, तो ये मेकांग नदी कहाँ पर बहती है? ये बहती है दक्षिणी पूर्वी एशिया में। कहाँ पर बहती है? दक्षिणी पूर्वी एशिया में, जो लगभग 5 से 6 देशों के अंतर से क्या होती है? प्रवाहित होती है। और इसे ही क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दक्षिणी पूर्वी एशिया की डेन्यूब। क्या कहा जाता है? दक्षिणी पूर्वी एशिया की डेन्यूब जो है वो कौन सी नदी को कहा जाता है? वो कहा जाता है मेकांग नदी को। और इरावदी नदी जो है ये कहाँ पर बहती है? म्यांमार में। कहाँ पर बहती है? म्यांमार में। और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है म्यांमार की जीवन रेखा। क्या कहा जाता है? म्यांमार की जीवन रेखा। तो अपना राइट आंसर क्या रहने वाला है इसमें? सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानवीय गतिविधियों के कारण किस झील के क्षेत्रफल में कमी हुई है? मानवीय गतिविधियों के कारण किस झील के क्षेत्रफल में कमी हुई है? सबसे पहला इसमें ऑप्शन दिया गया कौन सा? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर की जब अपन बात करते हैं तो विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी जो झील है वो सबसे बड़ी झील कौन सी मानी जाती है? कैस्पियन सागर मानी जाती है। ठीक है। कैस्पियन सागर का जो विस्तार है ये कहाँ पर आता है? ये आता है रूस। रूस के साथ कौन सा आता है? अजरबैजान आता है। अजरबैजान के साथ और कौन सा आ जाता है? इसमें आ जाता है एक तो कौन सा? कजाकिस्तान। कौन सा आ जाता है? कजाकिस्तान। एक कौन सा आ जाता है इसमें? एक आ जाता है उज्बेकिस्तान। क्या आ जाता है? उज्बेकिस्तान। और एक कौन आ जाएगा? ईरान। तो 5 देशों की सीमा इससे क्या होती है? टच होती है। यदि अपन बात कर ले वोन झील की, तो वोन झील जो है ये कहाँ पर पड़ती है? टर्की में। और विश्व की क्या है? सर्वाधिक लवणता वाली, क्या है? सर्वाधिक लवणता वाली जो झील है वो कौन सी मानी जाती है? वोन झील मानी जाती है। और सर्वाधिक लवणता इसकी कितनी मानी जाती है? तो वो है 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। किसकी लवणता है? सर्वाधिक लवणता वोन झील की। बेकाल झील जो है ये कहाँ पर पड़ती है? रूस में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? रूस में। और विशेषता क्या है? विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील जो लगभग कितनी है? 1620 मीटर क्या है? गहरी है।
ये कौन सी मानी जाती है? बेकाल झील मानी जाती है। और अरल सागर जो है, ये अरल सागर कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। कहाँ पर पड़ती है? कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान के साथ कहाँ पड़ती है? उज्बेकिस्तान के अंतर्गत पड़ती है। और इस झील के क्षेत्रफल में मानवीय गतिविधियों के कारण क्या आ रही है? कमी आ रही है, क्योंकि प्रारंभिक इसका जो क्षेत्रफल था वो माना जाता था 68,000 वर्ग किलोमीटर। कितना था? 68,000। लेकिन वर्तमान में कितना हो गया? 6800 किलोमीटर। 6800 वर्ग किलोमीटर के पास में इसका क्षेत्रफल रह गया, क्योंकि इस झील के आसपास के क्षेत्र में कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो इस कारण से झील के क्षेत्रफल में क्या आ रही है? कमी आ रही है। ठीक है, तो राइट आंसर अपना क्या हो गया इसमें? अरल सागर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहलाता है, मतलब ऐसा स्थलखंडीय भाग जो तीन ओर से क्या होता है? जल से घिरा होता है, क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप कहलाएगा। और प्रायद्वीप का लघु रूप जो होता है वो क्या कहलाएगा? अंतरीप कहलाएगा। अब यहाँ पर पूछा गया है अफ्रीका, इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद में यूरोप, और इसके बाद में यूरेशिया। तो राइट आंसर जो इसका रहने वाला वो क्या होगा? यूरोप। यूरोप को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, क्योंकि यहाँ पर एक प्रायद्वीप न हो के अनेक प्रायद्वीप है। जैसा कि नाम सुना होगा, एक तो कौन सा आता है? स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। कौन सा जाता है? स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। एक इसी में आ जाता है कौन सा? जुटलैंड प्रायद्वीप। कौन सा जाता है? जुटलैंड। एक इसी में आ जाता है कौन सा? आइबेरियन प्रायद्वीप। कौन सा जाता है? आइबेरियन प्रायद्वीप। एक इसी में आ जाता है कौन सा? कोला प्रायद्वीप। एक इसी में आ जाता है कौन सा? इसी के अंतर्गत जो आता है, जो कौन सा? एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे पर आता है, और उसे क्या कहा जाता है? बाल्कन प्रायद्वीप। क्या कहा जाता है? बाल्कन प्रायद्वीप। तो ये इतने सारे प्रायद्वीप कौन से महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में। तो यूरोप को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा है? फ्रांस व ग्रेट ब्रिटेन को अलग करती है। फ्रांस व ग्रेट ब्रिटेन को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? रीगा की खाड़ी। सबसे पहली बात तो रीगा जो है किसकी है? लाटविया की राजधानी है, जो कौन से सागर में आती है? ये पड़ती है बाल्टिक सागर में। कौन से सागर में पड़ती है? बाल्टिक सागर में। ठीक है, दूसरी बात करें, इसमें दिया गया कौन सी? बोतनिया की खाड़ी। और बोतनिया की खाड़ी जो है ये भी किस में आती है? बाल्टिक सागर में। नेक्स्ट दी गई है कौन सी? बिस्के की खाड़ी। और बिस्के की खाड़ी जो है ये कहाँ पड़ती है? फ्रांस में। और अगली कौन सी है? डोवर जल संधि। और ये जो डोवर जल संधि है ये क्या कार्य करेगी? ये कार्य करेगी भाई, एक तो कौन है? एक तरफ तो कौन पड़ेगा इसके? ग्रेट ब्रिटेन पड़ेगा, और एक तरफ जो है वो कौन पड़ेगा? फ्रांस पड़ेगा। तो ग्रेट ब्रिटेन व फ्रांस को अलग करने वाली जो जल संधि है वो कौन सी जल संधि है? डोवर जल संधि। और यदि आपसे पूछ ले जोड़ेगी किसको, तो ये जोड़ती है किसको? एक तरफ तो इसके आता है कौन सा? उत्तरी सागर। एक तरफ तो कौन आता है? उत्तरी सागर। और एक तरफ इसके कौन आ जाता है? एक तरफ आ जाता है इंग्लिश चैनल। कौन सा आ जाता है? इंग्लिश चैनल। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा इसमें? सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर को जोड़ती है। उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर को जोड़ती है सुनहर। सुनहर की बात की जाती है तो ये कहाँ पर है? ये है सुपीरियर, सुपीरियर प्लस ह्यूरन, जो महान झील क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सुपीरियर और ह्यूरन झील को जोड़ने वाली कौन सी है? सुनहर। पनामा नहर की बात की जाती है तो ये किसको जोड़ती है? ये जोड़ती है अटलांटिक को प्रशांत से। किसको जोड़ती है? अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली कौन सी है? पनामा नहर। स्वेज नहर की बात की जाती है तो ये किसको जोड़ती है? ये जोड़ती है भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर के साथ कौन सा? लाल सागर। किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर व लाल सागर को। और बात रही किसकी? कील नहर की। और कील नहर जो है ये किसको जोड़ती है? ये जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। कौन सी जोड़ती है? ये जोड़ती है भाई कौन सी? कील नहर जोड़ती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस व स्पेन के मध्य सीमा निर्धारण करता है। फ्रांस व स्पेन के मध्य सीमा निर्धारण करता है। पहला इसमें दिया गया कौन सा? आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत जो है वो सेफ है। सेफ होने का मतलब है 4 देशों में इसका विस्तार है। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और इटली, 4 देशों के अंतर्गत ये पर्वत फैला हुआ है। और कैसा है? एक जो अपन बोलते हैं वलित मोड़दार पर्वत श्रेणी, उसका क्या माना जाता है? ये उदाहरण माना जाता है। और कहाँ पर है? भूमध्य सागर के उत्तरी किनारे पर है। ठीक है, दूसरी पर्वत श्रेणी कौन सी? पिरेनीज। और पिरेनीज पर्वत श्रेणी जो है ये कहाँ पर आती है? ये आती है फ्रांस प्लस स्पेन।
कहाँ पर आती है? फ्रांस प्लस स्पेन के मध्य प्राकृतिक सीमा कौन सी पर्वत श्रेणी बनाती है? पिरेनीज पर्वत श्रेणी बनाती है। ब्लैक फॉरेस्ट की बात की जाती है तो ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है ये कहाँ पर आता है? जर्मनी में। कहाँ पर आता है? जर्मनी में। और कैसा है? ये है ब्लॉक पर्वत। कैसे पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का ये क्या है? उदाहरण है। ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा है? पेनाइन पर्वत। और पेनाइन पर्वत जो है ये कहाँ पर आता है? इंग्लैंड में। कहाँ पर आता है? इंग्लैंड में। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? पिरेनीज पर्वत क्या करता है? फ्रांस और स्पेन के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का सबसे व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्ग है। सबसे व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्ग है। किसी भी महाद्वीप के आंतरिक भाग में यदि कोई नहर है, कोई नदी वगैरह है जिससे जल परिवहन का कार्य हो रहा है तो आंतरिक जलमार्ग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब यहाँ पर पूछा गया यूरोप का सबसे व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्ग, सबसे पूछा गया है वोल्गा। वोल्गा कहाँ पर पड़ती है? यूरोप में। और यूरोप की क्या है? सबसे लंबी नदी। ठीक है। डेन्यूब, डेन्यूब भी कहाँ पड़ती है? यूरोप में। जो यूरोप के कितने देशों से होकर बहती है? 10 देशों से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट दी गई इसमें कौन सी? राइन। और राइन नदी जो है ये क्या है? विश्व का सबसे व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्ग। क्या है? विश्व का सबसे व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्ग। अंतःस्थलीय जलमार्ग। और इसी राइन नदी को क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है कोयला नदी। क्या कहा जाता है? कोयला नदी। क्योंकि सर्वाधिक इससे जो परिवहन होता है किसका होता है? कोयले का परिवहन होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसमें? सी ऑप्शन। और सीन नदी जो है, सीन का ध्यान रखना है, इसके किनारे पर जो है कौन सा नगर बसा हुआ है? पेरिस नगर। कौन सी नदी के किनारे पर है? सीन नदी के किनारे पर है। तो राइट आंसर क्या हो गया? राइन नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस व जर्मनी के मध्य अवस्थित रेखा है। फ्रांस व जर्मनी के मध्य अवस्थित रेखा है, कौन सी है? 49 डिग्री समानांतर, 38 डिग्री समानांतर, हिंडनबर्ग, और कौन सी है? मैग्नॉट रेखा। सबसे पहले यदि अपन बात करें 49 डिग्री समानांतर की, तो ये तो जो है किसकी सीमा बनाती है? यूएसए प्लस कनाडा। किसकी बनाती है? यूएसए प्लस कनाडा। 38 डिग्री समानांतर की बात करते हैं तो ये बनाती है नॉर्थ प्लस साउथ कोरिया। किसकी बनाती है? नॉर्थ व साउथ कोरिया की बनाती है। हिंडनबर्ग की बात करते हैं तो हिंडनबर्ग जो है किसकी सीमा बनाती है? ये बनाती है जर्मनी प्लस पोलैंड की। किसकी बनाती है? जर्मनी प्लस पोलैंड की। और मैग्नॉट की बात करते हैं तो मैग्नॉट बनाती है फ्रांस प्लस जर्मनी की। किसकी बनाती है? फ्रांस प्लस जर्मनी की। तो राइट आंसर क्या हो गया अपना? डी ऑप्शन इसमें अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 महासागरों का पतन है। 5 महासागरों का पतन है, कौन सा है? मॉस्को, रोटरडम, कोपेनहेगन, और कौन सा? आल्सेज। ठीक है। जनरली इसे अपन को बात करनी है। कोपेनहेगन जो है ये तो कहाँ पड़ता है? डेनमार्क में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? डेनमार्क में। कोपेनहेगन जो है कहाँ पड़ता है? डेनमार्क में। और कोपेनहेगन जो है डेनमार्क में कौन सी नदी के किनारे पर पड़ता है? ये पड़ता है राइन नदी के किनारे पर। कहाँ पर पड़ता है? राइन नदी के किनारे। रोटरडम की बात करते हैं तो ये भी कौन सी नदी के किनारे पर है? राइन नदी के किनारे पर। और विश्व का क्या माना जाता है? सबसे व्यस्ततम बंदरगाह। क्या माना जाता है? विश्व का सबसे व्यस्ततम जो बंदरगाह है वो कौन सा माना जाता है? रोटरडम माना जाता है। ठीक है। और बचा कौन सा? मॉस्को। मॉस्को को क्या कहा जाता है? 5 महासागरों के पतन के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि मॉस्को की जो सीमा है, पहली बात तो मॉस्को कौन सी नदी के किनारे पर है? ये अवस्थित है भाई मस्कोवा नदी के किनारे पर। कौन सी नदी के किनारे पर है? मस्कोवा नदी के किनारे पर। कौन अवस्थित है? मॉस्को। और 5 महासागरों का पतन इसे कहा क्यों जाता है? क्योंकि इसकी जो सीमा है वो 5 जलराशियों से आपस में लगती है, तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? 5 महासागरों का पतन। जिसमें आप बात कर सकते हो उत्तर में आर्कटिक महासागर पड़ता है, इसके साथ में बाल्टिक सागर पड़ता है, बाल्टिक सागर के साथ में इधर ही बात करोगे काला सागर पड़ता है, इधर कौन सा आ जाएगा? कैस्पियन सागर आ जाएगा, और उधर कौन सा आ जाएगा? अरल सागर आ जाएगा। तो इन 5 जलराशियों से इसकी सीमा लगने की वजह से इसे क्या कहा जाता है? 5 महासागरों के पतन की संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों ये था अपना महाद्वीप और महासागर से संबंधित अपने एक पार्ट। बाकी जो शेष क्वेश्चन इसमें अपने रह गए हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास ये पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या करना है? लाइक एवं शेयर करना है। और जुड़े रहिए गुरुकृपा क्लासेस इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ, क्योंकि यहीं पर आपको लगातार जो है बाकी हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी वगैरह और इकोनॉमी और करंट अफेयर से संबंधित जो क्लासेज है जिससे कि आपका रिवीजन को एक बूस्टर डोज मिल सकता है, वो यहाँ पर आपको आसानी से क्या हो जाएगा? अवेलेबल हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक जीवन में इसी प्रकार हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में खूब मेहनत करिए, खूब अध्ययन करिए और लगातार अपने कर्म पथ पर बढ़ते रहिए। धन्यवाद।